जैसे जैसे ये कॉइल बाहर जा रही है ये एक्स वाला पोर्शन कम होता जा रहा है, ये पोर्शन कम होता जा रहा है, और जैसे ये बाहर निकलेगी एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज वेरिएबल ओवर हियर, और इसी एक्स के चेंज होने से ये स्पीड आती है। वेलकम बच्चों, एंड वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर, एंड दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 6 फ्रॉम आवर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। एंड जो अभी पार्ट आप यहां से कर रहे हो इस यूनिट से, दैट चैप्टर इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो टॉपिक आज आपके लिए हम लेकर आए हैं इस लेक्चर में, दैट इज गोइंग टू बी मोशनल ईएमएफ। इमोशनल ईएमएफ नहीं है, मोशनल ईएमएफ है। मोशनल ईएमएफ अभी हमारे लास्ट लेक्चर्स में किस लेक्चर से रिलेटेड है, अगर किसी को याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके बताएं। चलिए मैं आपको बताता हूं, याद करो, फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहां पर आपने सीखा था कि किस तरीके से एक कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराई जाए तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। और क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल को मूव कराने से आता है, कॉइल के मोशन से आता है, तो इसलिए इसको मोशनल ईएमएफ भी कहा जाता है। दैट इज व्हाई दिस ईएमएफ इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। अब वहां फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमने ये तो चेक कर लिया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आता किस तरीके से है, क्या उसके पीछे सारे रीजंस हैं, बट इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमने वहां पर कैलकुलेट नहीं किया था। तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल या किसी भी शेप की कॉइल या एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने से जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, कैसे उसको ड्राइव करना है, वो सब चीज़ें आज हम करने वाले हैं। तो डायग्राम वही रहेगा जो फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में था, लेकिन आज हमें डेरिवेशन भी करना है उसके साथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन को, और फिर आगे स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को विद द डायग्राम, जैसा कि हम हमेशा करते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखते हैं पहले। सो द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, अगर आपके पास एक कॉइल है और आप उसमें इंड्यूस ईएमएफ ले आए, कैसे? बाय मूविंग इट इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर आप इस ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कह सकते हो। ये मोशनल ईएमएफ है। अब ये मोशनल ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है, डायग्राम बनाएंगे वही फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 3 वाला। सो अभी आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो हमने किया था अपने लेक्चर नंबर 4 इसी चैप्टर में, वो अभी तक नहीं समझा है, नहीं सीखा है, तो पहले उस एक्सपेरिमेंट को समझना ज़रूरी है। और उसको समझने के लिए आप अभी यूट्यूब सर्च बार में ऊपर टाइप कर दें फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 3, आगे लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके आगे लिखेंगे फिजिक्स सीखो। तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा जहाँ पर मैंने पूरा फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को डिटेल से एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाया है। अगर आप ऑलरेडी वो कर चुके हैं देन वेलकम टू दिस क्लास, फिर तो आपको अच्छे से समझ में आने ही वाला है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए जो डायग्राम यूज हुआ था वो हम फिर से ड्रॉ करेंगे। सपोज वी आर हैविंग अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, the magnitude of the magnetic field is B and it is acting perpendicularly inward into the plane of the paper, या अभी आप यहां पर कह सकते हो perpendicularly acting into the plane of the board। ये क्रॉस साइन इसीलिए यूज होते हैं। और यहां पर हमारे पास है एक कॉइल, इसको हम मूव कराएंगे जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में आप लोगों ने कराया था, पार्शली इनसाइड एंड पार्शली आउटसाइड। ओके, तो चलिए इसको मूव कराते हैं। सो लेट अस हैव अ कॉइल। ये हमारे पास एक कॉइल है, ए बी सी डी, एंड अभी एट दिस इंस्टेंट इट इज मूविंग आउट विद स्पीड v, बाहर आ रही है स्पीड v से।
सपोज इस कॉइल के लेंथ एंड ब्रेथ मेंशन कर देते हैं। तो चलिए पहले आपको डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं, और डायग्राम की जो एक्सप्लेनेशन हम वर्ड्स में बोलते हैं बेटा, वही हमारे डेरिवेशन की थ्योरी होती है, जैसा पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है। और ये थ्योरी 4 to 5 लाइन्स में अगर आप लिख दें तो यही थ्योरी हमारा डेरिवेशन की थ्योरी बन जाती है। इट इज़ अ डेरिवेशन टॉपिक। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है वो कितना होगा, और इंड्यूस करंट भी आएगा, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी कितना होगा, वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे इस लेक्चर के। तो लेक्चर को लास्ट तक सुनना बहुत ज़रूरी है। तो डेरिवेशन की थ्योरी में क्या लिखना है मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ, यू कैन राइट ओवर हियर। मैं पूरी थ्योरी नहीं लिखूंगा अभी, ठीक है। तो आपको अगर थ्योरी मेंशन करनी है तो अभी लिख लें। कंसीडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन directed perpendicularly inward into the plane of the paper of magnitude B, and let there be a rectangular coil ABCD. Let there be a rectangular coil ABCD which is moving partially inside and partially outside the magnetic field, and let its instantaneous speed is V. V स्पीड से वो बाहर आ रही है, and let the length of this coil is length हम लिखेंगे AB या DC is AB is equals to DC is equals to L and its breadth, और इसकी breadth को हम मेंशन करेंगे। the breadth is BC and AD, ये breadth वाले पोर्शन होंगे। BC and AD इसको मान लेते हैं T। अब देखो ये ब्रेथ और ये लेंथ कांस्टेंट है, क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल जो भी है उसके लेंथ या उसकी ब्रेथ को हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये दोनों कांस्टेंट हैं, याद रखिएगा, ये दोनों कांस्टेंट हैं। और क्योंकि अभी ये बाहर की तरफ मूव कर रही है, एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पर इट्स ब्रेथ within the magnetic field region is breadth मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर कितनी है। देखो ध्यान से, ये यहां से यहां से ब्रेडथ तो पूरा ए से डी तक है ना, ए से डी तक, लेकिन विद इन द फील्ड इतना है। सपोज दिस पॉइंट इज ए डैश एंड दिस पॉइंट इज बी डैश, और ये ब्रेडथ मान लो ये ब्रेडथ है x। अब ये x बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको ध्यान से सुनिए और समझिएगा। दिस x इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो ब्रेडथ ऑफ द कॉइल विद इन द फील्ड है वो x है और उसको मैं लिखूंगा b डैश c या a डैश d, b डैश c या a डैश d। दिस इज विद इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये वेरिएबल है, ये वेरी कर रहा है। जैसे जैसे कॉइल बाहर जाएगी ये x कम होता जाएगा। ध्यान से देख लो बच्चों, इसको समझना जरूरी है। सपोज दिस इज द कॉइल, ये x है, दिस पोर्शन इज x, ये वाला। अब देखो जैसे जैसे कॉइल बाहर आएगी ये x कम होता जा रहा है, और बाहर आएगी ये x और कम हो गया, और बाहर आएगी x और कम हो गया, बिल्कुल बाहर आ जाएगी x बिकम्स 0। जब ये कॉइल कंप्लीटली विद इन द फील्ड थी तो x वॉज मैक्सिमम एंड इट वॉज इक्वल टू t। जैसे जैसे ये कॉइल बाहर जा रही है ये x वाला पोर्शन कम होता जा रहा है, ये पोर्शन कम होता जा रहा है, और जैसे ये बाहर निकलेगी x इज इक्वल टू 0। तो x इज वेरिएबल ओवर यार, है ना। और इसी x के चेंज होने से ये स्पीड आती है। तो आप v को क्या कह सकते हो यहाँ पर, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो कैन वी से दैट दिस v इज ओवर हियर dx by dt विद अ नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि x डिक्रीज हो रहा है तब वेलोसिटी आई है। तो ये नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि x डिक्रीज हो रहा है, तो v यहां पर माइनस dx by dt है, याद रखना। ओके अब हमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है या ड्राइव करना है, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स। दो मेथड सीखेंगे आज हम। एक मेथड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपने लास्ट क्लास में फैराडेज लॉ सीखे हैं, लास्ट लेक्चर में। फैराडेज लॉज नहीं आते तो बच्चों लास्ट लेक्चर नंबर 5 जरूर देख लीजिएगा।
सेम काम करना है आपको, यूट्यूब सर्च बार में लिख दीजिए फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखेंगे फिजिक्स सीखो के साथ, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। छोटा सा लेक्चर है, लॉज समझने ज़रूरी है, अदरवाइज उस लॉ को कैसे हमने यहाँ यूज़ कर लिया आप लोग समझ नहीं पाएंगे। चलो स्टार्ट, बैक टू द टॉपिक। तो यूज़ करेंगे हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फर्स्ट मेथड में, और सेकंड मेथड में यूज़ करेंगे मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स वाला कॉन्सेप्ट। अब फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से भी वही आंसर आएगा और मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स से भी वही आंसर आएगा। फिर दो मेथड क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा जब मेथड 2 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर में लास्ट तक देखिए कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, और विदाउट स्किपिंग मेथड 2 इसको लास्ट तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि मेथड 2 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेथड 1 से इस डेरिवेशन को। मेथड 1, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप कह सकते हो कि ये एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हमें पता चलता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो भी यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल। तो अभी इस कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो चुका है वो कितना है, वो इतने एरिया के साथ लिंक हुआ है ना, इतने एरिया के साथ। तो आपको इस एरिया के अकॉर्डिंग सोचना होगा, है ना, कंप्लीट एरिया तो लिंक नहीं हो रहा है कॉइल का। तो आप कह सकते हो कि E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। यही था फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लास्ट क्लास यही फॉर्मूला सीखा है ना वहां पर हमने, वेयर फाई इज एन बी ए कॉस थीटा। तो फाई को एन बी ए कॉस थीटा लिख दीजिए, डी बाय डी टी एन बी ए कॉस थीटा, डी ए बाय डी टी इज एन बी ए कॉस थीटा। Now the number of turns in this coil is 1, तो n तो 1 हो गया, and theta is going to be 0। क्यों? क्योंकि theta is the angle between the direction of magnetic field line and normal to the area। अब इस coil का जो normal है वो भी ऐसे जा रहा है and magnetic field का डायरेक्शन भी यही है, तो एंगल इन दोनों के बीच में 0 and cos 0 is 1। तो n की वैल्यू 1, cos थीटा की वैल्यू 1, ये दोनों तो 1 हो गए, रह जाता है बी ए। तो E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाय डी टी बी इंटू ए। अब B इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, आपने मेंशन किया है इसको स्टार्टिंग में, B इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन, इसको तो बाहर ला सकते हैं आप। A, व्हाट इज A? A इज एरिया ऑफ द कॉइल लिंक्ड विद मैग्नेटिक फील्ड रीजन। एरिया कॉइल का उतना एरिया जितना एरिया इसका मैग्नेटिक फील्ड में लिंक हो रहा है। देखो कॉइल का कंप्लीट एरिया नहीं बोला हमने कभी इस चैप्टर में कंप्लीट एरिया बोला ही नहीं है। हमने इस चैप्टर में हमेशा क्या बोला है, एरिया लिंक्ड। जब तक आप अपने माइंड में इस बात को नहीं लाओगे इस चैप्टर में गलती करते जाओगे। एरिया लिंक्ड, ये लिंक्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, है ना। तो कॉइल का उतना एरिया जितना मैग्नेटिक फील्ड में लिंक हुआ है, ये इतना एरिया, बस ये ऊपर वाला एरिया, नीचे वाला एरिया नहीं, ये तो बाहर है ना। तो कॉइल का उतना एरिया जितना मैग्नेटिक फील्ड में लिंक हुआ है वो एरिया आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया वो रेक्टेंगुलर ही है। तो L लेंथ इनटू ब्रेड्थ x, Lx, एरिया इज Lx, एरिया इज Lx। माइनस b बाहर आ जाएगा, d बाय डी टी ऑफ Lx। अब देखो इसमें भी L इज कांस्टेंट, L यहां से यहां तक का गैप है, दिस L इज कांस्टेंट, तो इसको भी बाहर लाया जा सकता है। बट x इज चेंजिंग विद टाइम, जैसे जैसे कॉइल बाहर आ रही है x इज डिक्रीजिंग, है ना। तो x डिक्रीज कर रहा है, x चेंज कर रहा है, उसको आप बाहर नहीं ला पाओगे। तो E इज इक्वल्स टू माइनस बी, L कांस्टेंट है, इंटू डी एक्स बाय डी टी। एंड व्हाट इज डी एक्स बाय डी टी? dx by dt with negative sign is v, तो dx by dt with negative sign is v, इसको आप लिखोगे v, तो E is equals to BLV। डेरिवेशन कंप्लीट।
This is the magnitude of the induced EMF which has been produced due to the motion of this coil as it is moving out of the magnetic field region when it is partially inside and partially outside the field. E is equals to BLV में हर एक सिंबल का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, उसको भी समझेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पर करेंगे वीडियो को पॉज, नोट्स कंप्लीट करेंगे विद दिस डायग्राम और फिर हम बढ़ेंगे आगे. आई होप यहां तक आपने कर लिया है. नाउ E इज इक्वल्स टू BLV. इस फॉर्मूले में हर एक सिंबल जो यूज हो रहा है उसका मीनिंग समझते हैं. B इज यूनिफॉर्म magnetic field in which coil is moving. V is speed at the given instant. अब ये स्पीड कॉइल चाहे बाहर आ रही हो या अंदर जा रही हो वापस से, दोनों केसेस में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों केसेस में ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा. एंड व्हाट इज L? L वैसे तो हम बोलते हैं इट इज लेंथ ऑफ द कॉइल, है ना, लेंथ ऑफ द कॉइल. एक्चुअल में इसको याद कैसे करना है, इसको आप ऐसे समझो बेटा. देखो इस रेक्टेंगुलर कॉइल के जो ये दोनों पॉइंट एज पर हैं, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है ना ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की ये वाली एज है, यहाँ के बाद मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा. इस बाउंड्री के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है ना. तो इस एज पर आ जाओ, इस बाउंड्री पर आ जाओ. इस बाउंड्री पर कॉइल के जो दो पॉइंट्स क्रॉस करेंगे A डैश एंड B डैश, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप ही L है. याद रखना, मैंने आपको समझा दिया है. वैसे तो हम बोल रहे हैं L इज लेंथ ऑफ द कॉइल, लेकिन अगर कॉइल रेक्टेंगुलर नहीं हुई तो कॉइल कैन बी ऑफ एनी शेप. सपोज मेरे पास एक कॉइल है सर्कुलर शेप की, ये कॉइल है, ये कॉइल भी तो बाहर आ सकती है लाइक दिस. अब देखो जब ये कॉइल बाहर आएगी तो ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक इतना पार्ट है ना, कॉइल के वो दोनों पॉइंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री पर आ जाएं, उन दोनों पॉइंट्स को लेना है. तो ये वाले दोनों पॉइंट्स, अभी ये लेंथ आप L लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस लेंथ को L लेना है. जैसे ये थोड़ी बाहर आएगी तो ये लेंथ और बढ़ जाएगी, ये लेंथ और, ये कॉइल और बाहर आएगी. मान लो नाउ एट दिस इंस्टेंट द कॉइल इज एग्जैक्टली हाफ इनसाइड एंड हाफ आउटसाइड द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका ये डायामीटर L बन जाएगा. उसके बाद जैसे जैसे ये कॉइल और बाहर आएगी, नाउ इट इज डिक्रीजिंग, L इज डिक्रीजिंग, L इज डिक्रीजिंग और कम हो गया और फाइनली जीरो हो गया. तो समझ आया L क्या लेना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि L को क्या लेना है. ठीक है, तो L लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स A डैश एंड B डैश, ये याद रखिएगा. BLV फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, BLV, लेकिन L क्या है ये समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज इस फॉर्मूले के ऊपर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है वो आपसे गलती हो जाएगी उसमें, है ना. तो L समझना बहुत ज़रूरी है. इस L के बारे में समझाने के लिए एक और लेक्चर लाएंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर. बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेंथ, तो उस नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए आप साथ में. ओके, लेकिन पहले आज का लेक्चर तो कंप्लीट कर लें. आपको लगता है कि आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है? तो नो, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट किया है मेथड नंबर 1. अब हम जाएंगे मेथड नंबर 2 पर. तो अभी जो मैंने आपको ये BLV के बारे में बातें समझाई और सिखाई हैं, इनको भी कॉपी करें एंड देन वी स्टार्ट विद द मेथड नंबर 2. आई होप यू हैव कंप्लीटेड टिल हेयर. So now we will start with the second method, that is going to be method number 2. And in this method we will use the concept of magnetic Lorentz force.
वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। अब मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स के कॉन्सेप्ट से इसको करना क्यों जरूरी है? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो फैराडेज लॉ वाले मेथड से करते वक्त हम सीख नहीं पाए हैं या कुछ स्किप हो गया है वहां से? तो बच्चों पहले मैं आपको फैराडेज लॉ से आपने क्या करा है ये एक बार 1 मिनट में रिपीट कराता हूँ। आपने क्या करा? आपने कहा कि यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो इस फॉर्मूले से आएगा। फिर आपने बोला फाई होता है NBA cos थीटा, तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, cos थीटा भी 1 है, तो फॉर्मूला हमारा रह गया BA। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आएगा एरिया LX लिखा गया, जिसमें से L बाहर आ गया dx/dt, वो था -v, माइनस प्लस E इज इक्वल्स टू BLV। फैराडेज लॉ की आप इंपॉर्टेंस समझो। फैराडेज लॉ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो बस आप E इज इक्वल्स टू d∅/dt यूज करो, उसमें फाई की वैल्यू लगा दो एट द गिवन इंस्टेंट फाई की जो वैल्यू लगा दो, ये डिफरेंशिएट करके आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर दे देगा। बट पीछे क्या मैकेनिज्म चल रहा है, ऐसी क्या चीजें हुई यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, उसके बारे में तो अभी तक कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग फैराडेज लॉ जो बने हैं वो डायरेक्ट एक रिजल्ट है, आपने डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया। पीछे की कहानी जो फैराडेज ने इन लॉज को लिखने के लिए पूरी समझी होगी पूरा मैकेनिज्म समझा होगा, वो कहाँ गया? उसका डिस्कशन अगर आपको करना है तो फिर आपको आना पड़ेगा मेथड नंबर 2 पर। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हर चीज़ समझोगे कि ऐसे क्या क्या स्टेप्स हुए जो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, द मेथड नंबर 2 फॉर कैलकुलेटिंग E इज इक्वल्स टू BLV। आंसर तो वही आएगा ना इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वेदर यू आर यूजिंग मेथड नंबर 1 और यू आर यूजिंग मेथड नंबर 2, आंसर विल बी सेम BLV। लेकिन कॉन्सेप्चुअली स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझना है कि ऐसे क्या क्या स्टेप्स हुए हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आ चुका है, तो मेथड नंबर 2 पे आपको आना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 2। तो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, अब देखो आपको इस मेथड में इस रेक्टेंगुलर कॉइल पर इस ब्रांच पर ज़्यादा ध्यान देना होगा जो कंप्लीटली विद इन द मैग्नेटिक फील्ड है। एक ब्रांच तो बिल्कुल ही बाहर है, ये दोनों ब्रांचेस पार्शियली आउटसाइड है। तो कंप्लीटली विद इन द फील्ड जो ब्रांच है दैट इज CD, और इस पर ही क्यों ध्यान देना है? तो अभी आपने देखा होगा कि A' B' इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है इस फॉर्मूले में जो E इज इक्वल्स टू BLV है। तो ये वही लेंथ है C से D तक, उसी लेंथ पे हम ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि इस पे ज्यादा ध्यान देना है तो इसको आप जरा माइक्रोस्कोप लगाकर देखें, इसको मैग्नीफाई करके देखें, आई मीन टू से मैग्नीफाई करके देखें इसके अंदर चल क्या रहा है। चलिए C से D वाले कंडक्टर को थोड़ा मैग्नीफाई करके बनाते हैं। ये डायग्राम आप लोगों को दोबारा बनाना है मेथड नंबर 2 के लिए, यहां बनाते हैं। और जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जिसमें इंड्यूस करंट आ चुका है करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर के अंदर चार्ज कौन से होते हैं? चार्ज कैरियर्स जो करंट को फ्लो करवाते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज दिस, यही है ना इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, ये तो अभी आपने मेथड नंबर 1 में कैलकुलेट किया मेरे साथ FBI लगाकर। इफ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज दिस, देन डेफिनेटली जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड इसके मूव करने की वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, याद है ना VD। अगर आप सबसे पहले एक फ्री इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देख लो कि उस पे कितनी फोर्स लग रही है। अब देखिए एज द कॉइल इज मूविंग आउट विद स्पीड V, तो ये पूरी की पूरी रॉड भी तो इधर ही जा रही है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास दो स्पीड है, एक VD और एक ये V। अभी आप V पर ध्यान दो, V पर, ठीक है, V पर ध्यान देना है। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, क्योंकि जैसे ही ये ब्रांच नीचे जानी शुरू होगी दिस इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू मूव विद द वेलोसिटी V इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B।
तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज नोन एज मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। ये मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स को फील करेगा। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स को जब ये फील करेगा तो हमें देखना है कि करंट ये जो आ रहा है ना, ये आया कैसे, ये देखना है। आपको डायरेक्टली नहीं मान लेना कि ये करंट आया। ओके, ये करंट आया कैसे। तो जब ये मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स को फील करेगा तो उस फोर्स का कोई डायरेक्शन तो होगा। वो फोर्स का डायरेक्शन आता है v क्रॉस b करके। तो वेलोसिटी नीचे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी नीचे है। इट इज लाइक दिस। अब आपको करना है v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b। तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज। याद करो, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का टॉपिक याद है ना। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज। क्या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वो पॉजिटिव चार्ज से अपोजिट होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की फोर्स इधर आई है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रही होगी। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगती है, उसी फोर्स से ये इधर मूव करना शुरू कर देता है विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अभी जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रही है वो इधर है और वो फोर्स मुझे लिखनी है, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स मान लो स्मॉल f, वो फोर्स लिखूंगा मैं। द मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, और ये फोर्स हर इलेक्ट्रॉन पे लगेगी। यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर ढेरों इलेक्ट्रॉन होंगे जो इधर फोर्स फील कर रहे होंगे इसी की तरह से। एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल f इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। साइन यहां पर 90 है, साइन थीटा इज 90 ओवर है। देखो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी नीचे है, तो ये एंगल बन गया 90 डिग्री, है ना। तो Q तो चार्ज है, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज E। V जिस स्पीड से ये कॉइल बाहर जा रही है वही V है, वही V है। QV, B किस फील्ड में है? B। साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज EVB। अगर टोटल चार्ज फ्लो जो कर रहा है वो Q है, ये तो एक चार्ज पे देखा ना, लेट टोटल चार्ज फ्लोइंग इज Q, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी? QVB। नेक्स्ट स्टेप, लेट टोटल चार्ज फ्लोइंग एट दिस इंस्टेंट इज Q। So the total force acting is, इसको लिखेंगे अब कैपिटल F से। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जगह आई विल गेट टोटल चार्ज Q V B। दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग। और क्योंकि ये फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो आई एम रिपीटिंग इट वंस मोर, क्योंकि ये फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर ही मूव करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे तो करंट का डायरेक्शन यही होगा ना, करंट का डायरेक्शन यही होगा। दैट इज वाई इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में मिला। अब समझ आया कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन यही क्यों है, इससे उल्टा वाला क्यों नहीं हो रहा। और ये चीज लेंज रूल एक लाइन में बोल देता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। जिस वजह से आया है उसी को अपोज करना है। क्या वजह थी? वजह थी इस सीडी वाली ब्रांच का नीचे जाना। इसको अपोज करने के लिए फोर्स ऊपर लगेगी। दिस इज फोर्स अप्लाइड अकॉर्डिंग टू लेंज रूल। फोर्स अप्लाइड अकॉर्डिंग टू लेंज रूल, ऊपर लगेगी फोर्स। और इस फोर्स
उसके वजह से अब इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होगा वो आप कैलकुलेट कर लेते हो। FBI फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से, फोर्स ऊपर लगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फिंगर उधर जा रही है, तो करंट का डायरेक्शन ये आ जाता है ना डायरेक्टली। लेंज रूल ने डायरेक्टली बोल दिया है कि लाइन में, उस एक लाइन के पीछे की कहानी ये पूरे के पूरे स्टेप्स हैं कि किस तरीके से जब एक कंडक्टर ऐसे मूव करेगा तो वो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी ऐसे जा रहा होगा, उसके मोशन की वजह से उस पर मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से अपोजिट डायरेक्शन करंट का होता है, तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाता है DCBA DCBA। यहाँ पर लगा गैल्वेनोमीटर, आपको याद है ना फेरेडेज लॉ में, सॉरी हाँ फेरेडेज लॉ नंबर 3 में हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर भी लगाया हुआ था, वो इस करंट को मेजर करता है, इस करंट का डायरेक्शन बताता है लाइक दिस, डिफ्लेक्शन इधर करके। तो वहां से फेरेडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से पूरा लिंक यहाँ पर है ना। और साथ में लेंज रूल जो एक लाइन में आपको बता देता है कि इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, उसके पीछे की पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। दैट इज व्हाई दिस मेथड नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिजल्ट तक नहीं पहुंचे हो, अब रिजल्ट तक पहुंचना है। तो ये तो लग गई टोटल फोर्स। अब इस फोर्स ने इन चार्जेस को मूव कराने में वर्क कितना करा, तो ये चार्ज C से D तक जब आते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इज L, C से D तक का डिस्टेंस L है, तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जिधर फोर्स हो रही है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बहुत सिंपल फॉर्मूला बन जाता है। फोर्स है F और डिस्प्लेसमेंट है L, तो फोर्स इज QVB एंड डिस्प्लेसमेंट इज L, डिस्प्लेसमेंट इज L, ये आ गया वर्क डन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से हमने सीखा है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में, C और D पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है। क्या कर दो, C से D तक टोटल चार्ज मूव कराने में जो वर्क डन हुआ है, उस वर्क डन को टोटल चार्ज से ही डिवाइड कर दो। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 गिवन पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस, सिंस तो सिंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलोगे, जिसका सिंबल स्मॉल ई होता है, बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स। तो वी कैन से दैट ई इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला QVBL अपॉन Q, Q कैंसिल्स Q, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस बात पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। Q कैंसिल्स Q, इंड्यूस ईएमएफ बिकम्स BLV, वही आंसर आ गया BLV, सेम आंसर आ गया BLV। तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है हमारे पास BLV। दिस इंप्लाइज E इज इक्वल्स टू BLV में BL और V क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी मेथड नंबर 1 के लास्ट में एक्सप्लेन किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो आंसर तक पहुंचना यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था मेथड नंबर 2 में हमारे लिए, क्योंकि आंसर तक तो हम मेथड नंबर 1 से भी आसानी से पहुंच गए थे। मेथड नंबर 1 इज मच इजियर एज कंपेयर टू मेथड नंबर 2। आपको पहली बार पढ़ने के बाद आज ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन पूरी कहानी किस्सा क्या है यहाँ पर कि इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है, इंड्यूस करंट आ जाता है, वो समझना है तो भाई मेथड नंबर 2 पे आना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। मतलब मेथड नंबर 2 इज मोर कॉन्सेप्चुअल देन मेथड नंबर 1। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अगर आते हैं तो मेथड नंबर 2 की नॉलेज से ही होंगे। तो मेथड नंबर 2 को छोड़ने की, स्किप करने की गलती नहीं करनी है आपको, याद रखिएगा, क्योंकि आपका एम तो बहुत हाई है ना। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेथड नंबर 2 से आंसर आ चुका है BLV, लेकिन कॉन्सेप्ट्स पे हमें ज़्यादा लाइट मिली, ज़्यादा समझ आया अगर आप मेथड नंबर 2 के थ्रू जाते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, देखो ध्यान से देखो कि जब एक कंडक्टर है
वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में बाहर जा रहा था तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भी इधर स्पीड मिल गई। और कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह में मूव करे तो उस पर मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स लग जाती है QVB। और कंडक्टर के अंदर तो ढेरों चार्जेस होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, उन सब पे फोर्स लगी और उस फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B वाले रूल से नेगेटिव चार्ज पे इधर आया। तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर चल पड़े तो बदले में करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हो गया है। अब इंड्यूस करंट है तो इंड्यूस ईएमएफ भी जरूर होगा, क्योंकि करंट विदाउट ईएमएफ तो होता नहीं, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस तो होता नहीं। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमने मेथड यूज किया वर्क डन पर यूनिट चार्ज वाला। तो उससे पता चला इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बन चुका है। मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो ये वाला एंड नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा, ये वाला एंड उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। C और D पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है BLV, उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है BLV। याद रखना इस चीज को अब आप, ठीक है। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया तो आप कह सकते हो कि ये जो करंट कैरिंग कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, इट इज एक्टिंग लाइक अ फिक्शियस बैटरी। इस कॉइल का ये वाला ब्रांच CD वाला ब्रांच एक बैटरी की तरह ही तो काम कर रहा है। देखो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है, और ये कॉइल इसमें मूव कर रहा है लाइक दिस, जिसकी ये वाली लेंथ L है और अभी V स्पीड से बाहर जा रहा है। तो ये वाला एंड पॉजिटिव हो गया, ये वाला एंड उतना ही नेगेटिव हो गया। तो आप कह सकते हो कि ना ये वाली ब्रांच एक तरीके से एक बैटरी की तरह काम कर रही है, जिसकी पॉजिटिव पोटेंशियल उधर है, पॉजिटिव टर्मिनल उधर है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है। इट इज एक्टिंग लाइक अ फिक्शियस बैटरी एंड द ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी इज BLV एंड द पोलैरिटी इज पॉजिटिव साइन इधर है, नेगेटिव साइन इधर है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव से एक्सटर्नल सर्किट में I करंट निकलेगा और ऐसे फ्लो करता रहेगा। अब इस I करंट की वैल्यू कितनी होगी? सर इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बता दिया, इंड्यूस करंट नहीं बताया आज तक अभी तक। तो इंड्यूस करंट भी सुन लो बेटा। इंड्यूस करंट, करंट कुछ नहीं है, ओम्स लॉ लगा दो। यहां पर कंडक्टर है तो कंडक्टर विल फॉलो ओम्स लॉ। अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल अगर R है तो इंड्यूस करंट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन R। तो इंड्यूस ईएमएफ है BLV, तो BLV अपॉन R ये होगा इंड्यूस्ड करंट का आंसर, BLV अपॉन R। ओके, दिस इज द आंसर फॉर इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस करंट का आंसर चाहिए, इसका मतलब आपको पहले इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, फिर सर्किट के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। और इंड्यूस ईएमएफ कैसे आएगा? आसानी से कैलकुलेट करना है तो फैराडेज लॉ लगा दो, कॉन्सेप्चुअली जाना है तो मेथड 2 लगा दो। लेकिन आपको तो क्वेश्चन में सिर्फ ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करने को आएगी तो मेथड के ऊपर डिपेंड, आपको मतलब कॉन्सेप्ट्स पे नहीं जाना है। आप सीधा सीधा फैराडेज लॉ लगाइए, ई का आंसर निकालिए, उसको डिवाइड कर दीजिए R से, आपको आंसर आ जाएगा I इंड्यूस करंट का। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मेथड 2 को सीख लो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर टुडे। और आज के इस लेक्चर में आपने सीखा कि किस तरीके से एक कॉइल, वो जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था, जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ आता है उसको क्यों मोशनल ईएमएफ कहा गया और उसका आंसर कितना होता है और उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट सब लोगों का भरपूर फ़ायदा हो जाए इस फिज़िक्स के चैप्टर में। एंड अगर आपको कंप्लीट चैप्टर करना है और अभी तक भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों ये आप ही का चैनल फिजिक्स सीखो, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिलेबस ऑफ क्लास 12th फिजिक्स यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस क्लास 12th का 31 दिसंबर तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके इस चैनल पर। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।